साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में हिंदी सेट नेट अध्ययन में। और आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट परीक्षा एमएच सेट परीक्षा होने वाली है, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। तो वह परीक्षा अब 7 अप्रैल को होने वाली है। जो भी साथी, जो भी छात्र महाराष्ट्र सेट 7 अप्रैल की हिंदी साहित्य से देने वाले हैं, वह हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क उस सेट परीक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते। तो आज हम वहाँ पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रारंभ करने वाले हैं। साथ ही जो सेट के पाठ्यक्रम में जो भी मूल रचनाएँ, कहानी है, नाटक है, कविताएँ हैं, वह उन सभी के वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बढ़ते हैं हम पीवाईक्यू क्वेश्चनों की तरफ। यह जो प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र सेट जो 2021 में हुआ था, उसका यह प्रश्न पत्र है। तो आज यह प्रश्न पत्र हम प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। यह प्रश्न है। तो नाट्य रूपों में पहले हम जो भी विकल्प दिए हैं, नाटक दिए हुए, वह पढ़ते हैं। चंद्रावली, विषय विषमोधम, एक घूट करुणालय। यानी यहाँ पर एक घूट करुणालय, विषय विषमोधम, चंद्रावली, यह जो है यह नाटक दिए हुए, यह सभी नाटक ही है। लेकिन यह किस प्रकार के किस इसमें आते हैं, यह हम देखेंगे। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर है, उसका सही उत्तर बी यानी कहा जाए तो चंद्रावली क्या है? चंद्रावली यह नाटिका है। चंद्रावली नाटिका है। विषय विषमोधम यह भान है, जो कि भारतेंदु का है। एक घुट यह एकांकी है और करुणालय यह गीति नाट्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी निबंध दिए हुए हैं और उनके लेखकों के नामों के साथ सुमिलित करना है। अगला प्रश्न है अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद है साहित्य का श्रेय और प्रेय, यह निबंध जैनेन्द्र कुमार का है। उसके बाद तुम चंदन हम पानी, यह तुम चंदन हम पानी, यह जो निबंध है यह विद्यानिवास मिश्र का है। और मिट्टी की ओर जो है वह है, देखो, दिनकर का निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट 3-4 नंबर का। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर ऊपर पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं और उन पत्रिकाओं के संपादक के साथ उनको सुमिलित करना है। जैसे कि समालोचना, यह पत्रिका किसने संपादित की थी? तो समालोचना पत्रिका यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संपादित की हुई है। सुदर्शन, यह पत्रिका किसने संपादित की हुई है? तो सुदर्शन पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन ने संपादित की हुई है। और माधुरी पत्रिका जो है, वह माधुरी पत्रिका दुलारे लाल भार्गव जी ने संपादित की हुई है। और प्रभा जो है, प्रभा पत्रिका देवकी नंदन खत्री जी ने संपादित की हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी एक तरफ जो ग्रंथ दिए हुए हैं और उन ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमिलित करना है। यहाँ पर जो है काव्यदर्श किसका है? तो काव्यदर्श है, देखो 1 मिनट, कितने नंबर का प्रश्न है? 5। काव्य दृश्य जो है वह दंडी का है। चंद्रालोक यह जयदेव का है। और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। और रस गंगाधर यह जगन्नाथ जी का ग्रंथ है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के नामों के साथ सुमिलित कीजिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यह किसका है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यह I.S. रिचर्ड्स का है।
और उसके बाद है द सीक्रेट वुड। द सीक्रेट वुड किसका है? तो द सीक्रेट वुड इलियट का है, टी.एस. इलियट का। उसके बाद है एथेंटिक्स। एथेंटिक्स यह ग्रंथ किसका है? तो एथेंटिक्स ग्रंथ बेनेदत्तो क्रोचो का है। और बायोग्राफिया लिटरेरिया यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ है कॉलरिज का। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित एकांकी और उनके रचनाकारों को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर एकांकी दी हुई है और उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। जैसे कि पृथ्वीराज की आंखें, यह हमें पता है रामकुमार वर्मा की एकांकी है। उसके बाद है साहब को जुकाम है, साहब को जुकाम है, यह एकांकी है देखो उपेंद्रनाथ आश्क की। उसके बाद है रीढ़ की हड्डी, एक मिनट मैं फिर से पढ़ता हूँ। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी रामकुमार वर्मा की है। और उसके बाद साहब को जुकाम है, यह जो है यह है उपेंद्रनाथ आश्क की। उसके बाद है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है। और उसके बाद मोहन राकेश का है। उसके बाद मम्मी ठकुराइन, मम्मी ठकुराइन यह जो है यह है देखो लक्ष्मी नारायण लाल का है। उसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 8 नंबर का है। निम्नलिखित विचारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी एक तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं और एक तरफ जो उन सिद्धांत के प्रवर्तक दिए हुए हैं। तो देखते हैं, पहले प्रवर्तक है अरस्तु। अभी अरस्तु का सिद्धांत कौन सा है? अरस्तु का सिद्धांत यहाँ पर है देखो एक मिनट, सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए। अरस्तु का सिद्धांत है यहाँ पर विरेचन सिद्धांत, यहाँ अरस्तु का है। और लोजाइंस ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? तो लोजाइंस ने उदात्त सिद्धांत बताया है। इसके बाद इलियट ने जो है परंपरा सिद्धांत बताया है। और एलन टेट का जो है वह एलन टेट का सिद्धांत है तनाव का सिद्धांत है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमिलित कीजिए। अनेक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं। एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं और एक तरफ उन रचनाकारों के रचनाई दी हुई है। तो कृष्णा सोप्ती का यहाँ पर जिंदगी नामा है। कृष्णा सोप्ती का जो है वह है जिंदगी नामा। उसके बाद है वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास जो है, वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास यहाँ पर झांसी की रानी है। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का है, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क यह है। और शंकर शेष का यहाँ पर है देखो शंकर शेष का कोमल गांधार यहाँ पर है। अगला है देखो, अगला प्रश्न निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी सेट परीक्षा में, महाराष्ट्र सेट में ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सुमिलित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न है 10 नंबर का। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पर नाम दिए हुए मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, आगे धर्मवीर भारती। और नीचे ग्रंथ के नाम हैं वभ्रभु वाहन, सिद्धराज, कनुप्रिया, चिंता, संशय आत्मा। यहाँ पर ऐसे नाम है। तो वह हम मैथिली शरण गुप्त का कौन सी रचना है यहाँ पर? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है देखो सिद्धराज, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद है देखो जयशंकर प्रसाद की रचना है वभ्रुवाहन। उसके बाद है अज्ञेय की रचना कौन सी है यहाँ पर? तो अज्ञेय की रचना है चिंता। और धर्मवीर भारती की है कनुप्रिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर निर्गुण कवियों की रचनाओं का संगत क्रम बताना है। जो निर्गुण कवि है, जो निर्गुण भक्ति काल में जो सगुण धारा और निर्गुण धारा चली थी, उनमें से जो निर्गुण धारा है जिसके प्रवर्तक कबीरदास है, उसका हमें एक उनकी रचनाओं का सही कालक्रम पहचानना है या सही कालक्रम से उसका सही क्रम बताना है। तो पहला जो है बीजक, दूसरा है रहीरास, अंगवधु और ज्ञान समुद्र,
यह निर्गुण भक्त कवियों की रचनाओं का संगत अनुक्रम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो आदिकाल के कवियों का संगत वर्ग है। अभी आदिकाल के कौन से वही कवि जो है कालक्रम के अनुसार एक बराबर है, तो उसमें है देखो स्वयंभू, धनपाल, अब्दुल रहमान और राम सिंह। यह जो क्रम है यह सही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक सी सही है। अगला प्रश्न है, देखो आदिकालीन श्रृंगार प्रधान रचनाओं का वो संगत वर्ग, यानी आदिकाल में जो श्रृंगार परक रचनाएं है, श्रृंगारिक रचना लिखी गई है, उसका सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। तो उसका सही क्रम है, देखो यहाँ पर जो बिसल देव रासो यह भी श्रृंगारिक रचना है, राहुल युएल यह भी श्रृंगारिक रचना है, ढोला मारूरा दोहा यह भी श्रृंगारिक रचना है, और बसंत विलास यह भी श्रृंगारिक रचना है। तो यह संगत क्रम है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो यह श्रृंगारिक नहीं है, और यहाँ पर दोहा कोश भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये क्रमांक सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामानंद के शिष्यों का सही संगत क्रम बताइए। अभी रामानंद के कौन कौन से शिष्य हैं, तो रामानंद के शिष्यों का सही क्रम बताना है। पहले रामानंद के शिष्य है कबीरदास, दूसरे हैं रविदास, और चौथे हैं सेन नाई, और चतुर्थ है पीपा, यानी बी क्रमांक यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाषा की विशेषताओं का संगत वर्ग, में भाषा की कौन सी विशेषता है और भाषा की विशेषताओं का संगत वर्ग या संगत क्रम हमें यहाँ पर बताना है। तो भाषा के वर्ग का संगत क्रम है, देखो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर हमारा सही है, और उसका है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी भाषा हमें पिता के द्वारा नहीं मिलती, उसको अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भाषा सामाजिक वस्तु है, यानी वो समाज द्वारा हमें मिलती है। भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, यानी भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, यह भी सही है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, तो यह भाषा की विशेषताओं का एक सही क्रम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घुमंतु लोगों द्वारा प्रयुक्त जिस्पी भाषा की उपबोलियों का संगत वर्ग है। अभी यहाँ पर घुमंतु जो लोग थे उन्होंने जो प्रयुक्त जिप्सी भाषा की है, उन उपबोलियों का संगत क्रम कौन सा है, यह हमें देखना है। तो यहाँ पर संगत क्रम की तौर पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर कितने 16 नंबर का प्रश्न है, तो 16 नंबर के प्रश्न में हमारा सी ऑप्शन सही है। डोम, मचरिया, मल्लार और कंजरी, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, देखो अल्पप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग है। यहाँ ऐसे अल्पप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग या इस प्रकार का प्रश्न नेट में भी पूछा जाता है। तो अल्पप्राण व्यंजनों का सही वर्ग यहाँ पर हमें पहचानना है, तो उसका है देखो ज य त ब, यानी ऑप्शन क्रमांक सी यह हमारा सही है। अल्पप्राण व्यंजनों का सही वर्ग में एक मिनट, ऑप्शन क्रमांक सी सही है, ज य त ब। तो अगला प्रश्न है, देखो लल्लूलाल की निम्नलिखित रचनाओं का संगत क्रम है, यानी लल्लूलाल की रचना दी हुई है और लल्लूलाल की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। जो 18 नंबर का प्रश्न है उसमें है लल्लूलाल की रचनाओं में माधव विलास, राजनीति, माधवनल, बैताल पचीसी, यानी ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है लल्लूलाल की रचनाओं में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो हमारा भक्ति काल के प्रमुख नीति काव्यों का संगत वर्ग, यानी भक्ति काल में जो नीति परक काव्य लिखे गए हैं उनका संगत क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है, जो कि 19 नंबर का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है देखो ऑप्शन क्रमांक डी, यानी कृपन चरित, जमाल, दोहावली, नवरस, पद्यावली और शालीभद्र चौपाई, यह जो है यह ग्रंथ भक्तिकाल में नीति परक लिखे हुए हैं। अगला है देखो प्रश्न, कविवर देव की रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा, यानी जो देव कवि है, देव कवि की संगत रचनाओं का कालक्रम, यानी कालक्रम या संगत रचनाएं एक ही प्रश्न है। तो इस पर है देखो ऑप्शन क्रमांक ये, देव की रचनाओं का संगत क्रम में देव की पहली रचना आती है भावविलास, दूसरी है अष्टयाम, तीसरी है भवानी विलास और चौथी है सुजान विनोद। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित तारसप्तक
ताल सप्तक 1943 के कवियों का संगत क्रम, यानी 1943 में पहला ताल सप्तक प्रकाशित हुआ और उन पहले ताल सप्तक में कौन कौन से कवि है यह पहचानने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो नीचे नाम दिए हुए हैं, मैं सिर्फ उत्तर ही पढ़ूंगा। तो उसमें है देखो, पहले ताल सप्तक में है प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा और गिरजा कुमार माथुर। यह जो है पहले ताल सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का संगत क्रम, यानी चतुर्सेन शास्त्री के सभी उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री के ही है, लेकिन उनका सही क्रम यानी सही कालक्रम पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ऐसे पहचानना है हमें। तो यहाँ पर चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का संगत क्रम यहाँ पर जो है, पहला उनका उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का आत्मदाह, दूसरा है मंदिर की नर्तकी और तीसरा है नीलमणि आदल बदल। यह जो है सही क्रम है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित रांगे रागों के उपन्यासों का संगत। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक साधनों के अभाव में हम वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसे टिक मार्क करके मोबाइल में नहीं बता सकता, या ऐसे मोबाइल में ये सुविधा होगी या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ तो वह काफ़ी साधनों का अभाव के बावजूद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक यह निःशुल्क पहुँचा जाए। तो वह मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ तो वह याद रखिए। अगला प्रश्न है देखो, निम्न रांगे रागों के उपन्यास जो है उसके रांगे रागों के उपन्यासों का सही क्रम यहाँ पर हमें पहचानना है। उनका पहला उपन्यास है मुर्दों का टीला, जो कि मोहनजोदड़ो संस्कृति पर आधारित है, मोहनजोदड़ो पर आधारित है। दूसरा है चीवर और अंधेरे की जुगनू यशोधरा जीत गई। यह रांगे रागों के उपन्यास हैं। अगला है देखो, निम्नलिखित निबंधों का संगत वर्ग कौन सा है, यानी उपन्यास यहाँ पर जो है कौन से निबंध की रचनाएं हैं यह हमें पहचानना है। ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो निबंध विधा को छोड़कर जो भी रचनाएं हैं हमें दिखती है वह पहले निकाल देना चाहिए। जैसे कि बी ऑप्शन देखिए, धरती धन्ना अपना सिक्का बदल गया, यह कहानी है तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। पिता राही तमस, यह भी नहीं हो सकता, यानी पिता कहानी है, राही कहानी है, तमस उपन्यास है, यह भी नहीं हो सकता। चौथा है देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है, तमस क्या है, उपन्यास है, राही क्या है, कहानी है, पिता भी कहानी है। तो ऑप्शन क्रमांक बी सी डी यह हमारे गलत है। और सही निबंध यानी सभी निबंध कौन से है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तर फागुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर और संस्कृति और सौंदर्य, यह निबंधों का जो सही वर्ग है, यानी यह सभी निबंध है। ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो पढ़कर हम देख सकते हैं कि इसमें निबंध विधा को छोड़कर कौन कौन से पर्याय है। यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए सिक्का बदल गया कहानी है, तो यह नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में पिता और राही, पिता भी कहानी है और राही भी कहानी है, यह भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में तमस और राही, ये तमस उपन्यास है और राही कहानी है, तो यह भी नहीं हो सकता। लेकिन यह ऑप्शन में नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध है, उत्तर फागुनी के आसपास यह भी निबंध है, उठ जाग मुसाफिर यह भी निबंध है, और संस्कृति और सौंदर्य यह भी निबंध है। तो ऐसे प्रश्न यदि निबंधों का संगत क्रम पहचानना है या कहानियों का संगत क्रम पहचानना है, इस प्रकार के प्रश्न महाराष्ट्र सेट में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऐसे पूछे जाते तो तुरंत दूसरी विधा का यदि दूसरी विधा की रचना मिलती है तो तुरंत उस ऑप्शन को निकालकर हम सही कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटककारों का संगत वर्ग है, यानी हजारी प्रसाद जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। उसके बाद भी जयशंकर प्रसाद को छोड़कर भी अन्य नाटककारों ने भी ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। उन नाटककारों का सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। तो उन नाटककारों में है देखो, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र और वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हुए हैं और इनका क्रम सही है। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित संचारी भाव का संगत वर्ग है। अभी संचारी भाव का संगत वर्ग कौन सा है? संचारी भाव में है शंका, चिंता, असूया एवं मद, यह संचारी भाव का संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से कुबेरनाथ राय की निबंध रचनाओं का संगत क्रम, यानी कुबेरनाथ राय के जो निबंध है उन कुबेरनाथ राय के निबंधों का सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। तो उसमें है देखो, निषाद योग, कामधेनु, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी,
यह जो है यह क्रम सही है किनके निबंधों का? जो कुबेरनाथ राय के निबंधों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लेटो द्वारा रचित रचनाओं का संगत वर्ग लीजिए। अभी प्लेटो की जो रचनाएं हैं और प्लेटो की रचनाओं का हमें संगत वर्ग बताना है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें है ईओन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया और रिपब्लिक, यह प्लेटो की रचनाओं का संगत क्रम है। अगला प्रश्न है हिंदी की आत्मकथाओं का संगत वर्ग है, यानी हिंदी की आत्मकथाओं का कौन सा संगत वर्ग है? तो यहाँ पर जो है हिंदी की आत्मकथाओं का सही में ऑप्शन क्रमांक सी मेरी जीवन यात्रा है। मेरा जीवन संघर्ष, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, यह क्रम सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर का, जो कि निम्नलिखित संस्करण कृतियों का संगत वर्ग पहचानिए। यानी यहाँ पर संस्करण दिए हुए और संस्करण का हमें एक सही क्रम बताना है। तो संस्करण में सही क्रम है, देखो, जिनके साथ जिया, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, मेरा हमदम मेरा दोस्त, एक दुनिया अपनी, यह क्रम सही है। यानी ऑप्शन क्रमांक ये यहाँ पर हमारा सही है। अगला है देखो पद्मावत के खंडों का सही क्रम। अभी पद्मावत जो महाकाव्य है जयसी ने लिखा हुआ, उसका सही क्रम पहचानना है। उसका सही क्रम है, देखो, पहला है स्तुति खंड, दूसरा है मानसरोवर खंड और तीसरा है मंडप खंड और चतुर्थ है नागमती योग खंड। यह क्रम यहाँ पर सही है। किसका? जो पद्मावत काव्य का सही, पद्मावत के खंड है, सर्ग है, उनका सही क्रम। अगला है देखो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार में होता है? यानी उपमेय जो है, उपमेय में उपमान का निषेध किया जाता है और वह उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार में होता है? तो इसका सही उत्तर है देखो हमारा जो है रूपक में, रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का निषेध माना जाता है। उपमेय को उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, किसमें? रूपक अलंकार में। अगला प्रश्न है देखो निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही, यानी निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम पहचानिए या सही क्रम लगाइए। सही क्रम है, यानी यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का कालक्रम हमें सही पहचानना है। तो इसमें है देखो कितने 33 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें है देखो ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। नायक कुमार चरित, भविष्यत चरियु, बाहुबली चरित और धन कुमार चरित, यह क्रम सही है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों का सही क्रम है। अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नवनाथों के नाम बताए हैं, वह क्रम कौन सा सही है, ये यहाँ पर हमें पहचानना है। तो इसमें है आचार्य शुक्ल ने पहले नागार्जुन को माना है, उसके बाद जड़ भरत को माना है, उसके बाद हरिश्चंद्र और गोरक्षनाथ को, यह क्रम शुक्ल ने सही माना है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, जो है देखो निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए या सही क्रम लगाइए। यानी का प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाओं का सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। उसमें है देखो ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। वर्ण रत्नाकर, माणिक्य चंद्र सूरी, अचलदास, खिजली, वचनिका, मुहनोत, नयन सीरी ख्यात। और अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार भक्तकालीन कवियों का सही क्रम, यानी कालक्रम के अनुसार भक्तकालीन कवि कौन से सही है या कौन से पहले है कौन से बाद में है, यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है रामानंद, कबीरदास, धर्मदास और रैदास, यह क्रम यहाँ पर सही है, जो कि रामानंद कबीर के गुरु थे, यह ऐसा। अभी यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम, यानी कौन सी पत्रिका जो है पहले प्रकाशित हुई, कौन सी पत्रिका बाद में प्रकाशित हुई, यह हम इस प्रश्न में पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक डी, समालोचक, साहित्य संदेश, रूपक और नई कविता, यह क्रम यहाँ पर सही है। उसके बाद है 38 नंबर का प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में निर्गुणधारा ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जिन कवियों का उल्लेख किया है उनका सही क्रम है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उस इतिहास ग्रंथ में जो निर्गुण धारा के कवि है या ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है, उन कवियों का सही अनुक्रम, यानी कहा जाए तो निर्गुण धारा के कवियों का
आचार्य शुक्ल के अनुसार सही का कालक्रम पहचानिए, सही कालक्रम के अनुसार सही क्रम पहचानिए, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर है देखो, एक मिनट, कितने नंबर का प्रश्न है? 38। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्रमांक पी सही है, कबीर, रविदास, धर्मदास और गुरु नानक। अगला प्रश्न है, आगे की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यानी आगे की रचना दी हुई है और आगे की रचना का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर और आंगन के पार द्वार, यह जो है आगे की रचना का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम, यानी यहाँ पर जन्म काल के अनुसार निबंधकारों का सही अनुक्रम पहचानना है। तो यहाँ पर सबसे प्रथम है बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, यह क्रम यहाँ पर सही है। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम है, यानी यहाँ पर उपन्यास दिए हुए हैं और उपन्यासों का सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। तो भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और चंद्रकांता, यानी ऑप्शन क्रमांक डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? यानी उपन्यास दिए हुए हैं और उन उपन्यासों का सही क्रम हमें पहचानना है, जो कि 42 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है। अंधेरे बंद कमरे, राग दरबारी, मुझे चांद चाहिए और अलमा कबूतरी, यह उपन्यासों का क्रम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम पहचानिए, यानी यहाँ पर कहानियाँ दी हुई है और उसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहचानना है। पहली कहानी यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी सही है, इंदुमती, गुलबहार, पंडित और पंडिताइन और दुलाई वाली, यह क्रमांक सही है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, जो उपेंद्रनाथ आश्क के एकांकी नाटकों का कालक्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो महाराष्ट्र सेट परीक्षा है उसमें सुमिलित कीजिए या सही क्रम पहचानिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो हम 44 नंबर तक प्रश्न देख रहे हैं और इस 44 नंबर तक हमने किस किस प्रकार के प्रश्न देखे? सिर्फ सुमिलित कीजिए या सही क्रम पहचानिए, 44 नंबर तक ऐसे ही प्रश्न है। इसके बाद तर्क और संगत स्थापना और तर्क के भी इसके बाद के प्रश्न है। तो यहाँ पर 44 नंबर के जो है उपेंद्रनाथ आश्क की जो एकांकिया है उसका सही क्रम हमें पहचानना है। तो उसके क्रम में है देखो, पहला है लक्ष्मी का स्वागत, जो ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। उसके बाद है स्वर्ग की झलक और भंवर सूखी डाली, यह उनके एकांकियों का सही कालक्रम है, जो उपेंद्रनाथ आश्क का। अगला है देखो, निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों का सही क्रम, यानी यहाँ पर रचनाओं का सही क्रम पहचानना है। उसके बाद अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कोणार्क, ऐसे पर्याय दिए हुए हैं और यही जो कालक्रम है सही है, लेखन काल सही है। पहला है अंधेर नगरी, दूसरा है स्कंदगुप्त और तीसरा है झांसी की रानी और चौथा है कोणार्क। अगला प्रश्न है देखो, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का सही अनुक्रम, यानी जो इतिहास लेखक जो है उसका जन्मकाल के अनुसार सही क्रम लगाना है हमें यहाँ पर। और ये 46 नंबर का प्रश्न है। उसमें है देखो, सबसे प्रथम जो है मिश्र बंधु ने लिखा, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह, यह क्रम सही है। 47 नंबर का प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा साहित्य का काल क्रमानुसार सही क्रम, यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने जो यात्रा वर्णन लिखे हैं या यात्रा साहित्य लिखा है उसका क्रम है। पहला है मेरी जीवन यात्रा, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है, मेरी जीवन यात्रा, किन्नर देश में, हिमालय परिचय और गढ़वाल परिचय, यह हमारा सही है। अगला प्रश्न है देखो उनका 48 नंबर का, स्त्री विमर्श संबंधी निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार रखिए, यानी स्त्री विमर्श की जो रचनाएं हैं उसको कालक्रम के अनुसार हमें सही क्रम में लगाना है और इसका भी ऑप्शन क्रमांक ये ही सही है। यहाँ पर है श्रृंखला की कड़ियाँ, बाजार के बीच बाजार, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, औरत के लिए औरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, यह यहाँ पर सही है कालक्रमानुसार।
अगला प्रश्न है देखो, पाश्चात्य रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? यानी पाश्चात्य जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम हमें पहचानना है, और यह प्रश्न है 49 नंबर का। इसमें है देखो ऑप्शन क्रमांक डी सही है, रिपब्लिक, पेरी ईपुसुस, बियोड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यह क्रम सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही क्रम हमें पहचानना है। तो यहाँ पर है देखो विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध है, ऑप्शन क्रमांक बी सही है, और इसमें है निबंध तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बूंद मिले सागर से, गांधी का करुण रस, यह विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही क्रम है। अगला है स्थापना और तर्क के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होते हैं। हम स्थापना पढ़ते हैं, कविता पूर्ण होते ही कवि सृजन के तनाव से मुक्त होता है। यानी कोई कवि जो है कविता लिखता है, और वह कविता लिखकर होने के बाद वह लेखक जो है वह कवि जो है सृजन के तनाव से मुक्त होता है, यह जो है सही है। अभी स्थापना क्या कहती है, स्थापना पढ़े, और तर्क क्या कहता है, मात्र वैयक्तिक मुक्ति हेतु काव्य लिखा जाता है, यह जो है गलत होता है। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सी सही है। सी में क्या है, यहाँ पर स्थापना सही है, कविता पूर्ण होते ही कवि सृजन तनाव से मुक्त होता है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन मात्र वैयक्तिक मुक्ति के हेतु काव्य लिखा जाता है, यानी वैयक्तिक मुक्ति के लिए या वैयक्तिक सुख के लिए ही काव्य लिखा नहीं जाता, यह जो है तर्क जो है हमारा यहाँ पर गलत है। यानी ऑप्शन क्रमांक सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 52 नंबर का, शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहर व्यवस्था तक होती है। यानी शासन की जो पहुंच है वह प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहर व्यवस्था तक होती है, यह बिल्कुल सही है। और तर्क क्या कहता है, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत कर रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो इसका जो है वह तर्क जो है तर्क गलत है और स्थापना सही है। अगला प्रश्न है, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है, यह जो है यह सही है। और तर्क क्या कहता है, क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है, दोनों सही है। यानी यहाँ पर 53 नंबर में जो है स्थापना और तर्क दोनों सही है, यानी बी ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थापना दी हुई है, प्रयोगवादी कवियों ने उपमानों के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं, बिल्कुल सही है। 54 नंबर, हाँ बिल्कुल सही है हमारा 54 नंबर का। जो प्रयोगवादी कवि थे उन्होंने उपमानों के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं, यह बिल्कुल सही है। और तर्क क्या कहता है, नए उपमान मानव सौंदर्य में बाधक नहीं थे, तो यह जो है यह भी सही है। यानी नए उपमान भाव सौंदर्य में बाधक नहीं थे, तो यह भी सही है। यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों सही है। जो 54 नंबर है, 54 नंबर में हमारा बी ऑप्शन सही है। 55 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर में स्थापना है, काव्य का स्वरूप इतिहास से भव्यतर होता है। यानी यहाँ पर स्थापना जो है 55 नंबर में काव्य का स्वरूप इतिहास से भव्यतर होता है, यानी यहाँ पर जो है कथन स्थापना जो है गलत दिखाई देती है। और तर्क है, क्योंकि काव्य में सार्वभौम की अभिव्यक्ति होती है और इतिहास में विशेष की, यानी यहाँ पर दोनों गलत है, स्थापना और तर्क भी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्थापना है देखो, वास्तव में वही रचना महान है जो परीक्षण की अनेक कसौटियों पर कसे जाने पर भी खरी उतरती है। यानी यहाँ पर जो अगला है वह है बिल्कुल स्थापना जो है बिल्कुल सही है। वास्तव में वही रचना महान है जो परीक्षण की अनेक कसौटियों पर कसे जाने पर भी खरी उतरती है। यानी जो अनेक परीक्षण पर जो आलोचना हो या जो भी निरीक्षण हो, वह सब कुछ करने के बाद खरी जो रचना उतरती है वही वास्तव में खरी रचना होती है, यह बिल्कुल स्थापना सही है। तर्क क्या है, महानता की कोई कसौटी नहीं हो सकती, यानी महानता की कोई कसौटी नहीं हो सकती, यह जो है गलत है, यानी तर्क गलत है और स्थापना हमारी सही है। अगला प्रश्न है देखो,
स्थापना क्या है? स्थापना है छायावाद प्रकृति और मानव जीवन की अवस्थिति को घोषित करता है। और यहाँ पर जो है यह सही है। छायावाद प्रकृति जो है वह मानव जीवन की अवस्थिति को घोषित करता है, यह बिल्कुल सही है। और तर्क क्या है? छायावाद प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी स्थापना और तर्क दोनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक जो है वह हमारा बी सही है। नहीं, बी नहीं, और ये सही है यहाँ पर। यानी छायावादी प्रकृति और मानव जीवन की अवस्थिति को घोषित करता है, यह भी सही है। और तर्क है छायावाद प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, जो स्थापना क्या है और तर्क क्या है? स्थापना पढ़ते दोष रहित गुण सहित, एक मिनट, यानी दोष रहित गुण सहित एवं अपवाद कुछ स्थलों को छोड़कर अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। यानी दोष रहित गुण सहित गुण एवं अपवादतः कुछ स्थलों को छोड़कर अलंकार युक्त शब्दार्थों को काव्य कहते हैं, यह जो है यह सही है। और अगला तर्क क्या है? उत्तम से उत्तम काव्य भी सर्वतः निर्देश नहीं होता, यह दोनों सही है। यानी यहाँ पर स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ऑप्शन क्रमांक हमारा जो होगा वह सी ऑप्शन क्रमांक हमारा सही है। 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रसवाद मानव की भावगत स्थापना के स्तरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करता। यानी रसवाद जो है वह मानव की भावगत स्थापना के स्तरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करता। यानी यहाँ पर जो है स्थापना जो है वह गलत है। और तर्क क्या है? वह कला के लिए कला सिद्धांत के पूरक है, यह भी गलत है। यानी यहाँ पर जो है हमारा स्थापना और तर्क दोनों गलत है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये स्थापना तर्क की जो सवाल होते, पहले स्थापना पढ़ने के तुरंत बाद गलत है या सही है जो हमें लगता है वह ठीक करना चाहिए, और फिर तर्क पढ़कर फिर उसके आधार तर्क पढ़ने पर वह भी करना चाहिए और फिर विकल्प का चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। 60 नंबर का प्रश्न में स्थापना है, देखो, स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय के चित्त में संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं, संस्कार रूप होने के कारण वे समान होते हैं। यानी स्थायी भाव जो है संस्कार रूप होने के कारण समान होते हैं। तो यह जो है 60 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है? इसमें गलत है। यानी स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय के चित्त में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, मगर संस्कार रूप में वह समान नहीं होते हैं, वह विरुद्ध होते हैं। अभी यहाँ पर तर्क क्या बताता है? क्योंकि अनादि संस्कारों द्वारा चित्रित चित्त वाले सभी सामाजिकों की एक सी वासना होती है। यानी सभी सामाजिक व्यक्तियों की एक सी वासना नहीं होती, भिन्न होती, अलग होती है। यानी यहाँ पर दोनों स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। यानी ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही होगा। अभी यहाँ पर दूसरे प्रकार के प्रश्न आए हैं। कामायनी के ईड़ा सर्ग में नयन महोत्सव की प्रतीक किसे बताया है? यानी कामायनी का जो ईड़ा सर्ग है उसमें नयन महोत्सव का प्रतीक किसे बताया है? तो उसमें है, देखो, ईड़ा को ही बताया है नयन महोत्सव का। नयन महोत्सव जो है ईड़ा को ही बताया है। अगला प्रश्न है, साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को क्या कहते हैं? यानी साक्षात संकेतित जो अर्थ होता है उसके बोधक व्यापार को क्या कहते हैं? यानी 62 नंबर का प्रश्न है, और इसमें है, देखो, अभिधा कहते हैं। यानी साक्षात संकेत होता है और उसका अर्थ बोधक व्यापार को कहते हैं कि अभिधा कहते हैं। अभी अगला प्रश्न है, व्याकरण का स्फोट सिद्धांत किस भारतीय काव्य का सिद्धांत आधार माना जाए? यानी व्याकरण का स्फोट सिद्धांत जो है वह किस भारतीय काव्य सिद्धांत का आधार माना जाता है? तो वह, देखो, ध्वनि सिद्धांत, जो भारतीय सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत का ही स्फोट सिद्धांत आधारित माना जाता है। अगला है, देखो, हिंदी निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित गर्भ संधि का अंग नहीं है। यानी गर्भ संधि, भरत ने जो गर्भ संधि बताई हुई है उसका अंग कौन सा नहीं है वह हमें पहचानना है। तो उसमें है प्रगमन, यह जो है उसका गर्भ संधि का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि की अंतःप्रज्ञा
ही काव्य में रूपायित होती है, यह किसकी मान्यता है? यानी किसका कहना है कि कवि की अंतःप्रज्ञा ही काव्य की रूपायिता होती है? तो यह जो है क्रोची की मान्यता है। अगला प्रश्न है, देखो, कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद पर किसके विचारों का प्रभाव माना जाता है? यानी कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है उस पर किसका प्रभाव है? तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद पर हीगले का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन क्रमांक ये। यहाँ पर अगला है, संप्रेक्षण को आईए रिसर्च किस तरह की प्रक्रिया मानती है? यानी आईए रिचर्ड्स यह संप्रेक्षण को किसकी प्रक्रिया मानते हैं? तो वह अवचेतन मन की प्रक्रिया संप्रेक्षण को मानते हैं रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनवाद ब्रज भाषा क्षेत्र में नहीं? यानी कौन सी यहाँ पर नीचे मिर्ज़ापुर, बालाघाट, आगरा, खेड़ागढ़ यह ऑप्शन दिए, और इसमें से जो है ब्रज भाषा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? ब्रज भाषा यहाँ पर कौन से क्षेत्र में या कौन से स्थान पर बोली नहीं जाती? तो आगरा में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, या ब्रज भाषा क्षेत्र में नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।